हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हमारे न्यू चैप्टर मोशन इन अ प्लेन का लेक्चर नंबर फर्स्ट है। एंड हमारे न्यू चैप्टर मोशन इन अ प्लेन का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अगर हम डायरेक्शन के बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिवाइड करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। जो हमारी फर्स्ट टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है वो है वेक्टर, एंड जो हमारी सेकेंड टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है वो है स्केलर। तो इन दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी को हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि किन फिजिकल क्वांटिटीज़ को वेक्टर बोला जाता है और किन फिजिकल क्वांटिटीज़ को स्केलर बोला जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वेक्टर, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को वेक्टर होने के लिए टोटल तीन कंडीशन होना उसके लिए क्या है, जरूरी है। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के पास वो तीन कंडीशन है तो इट्स मीन वो फिजिकल क्वांटिटी आपकी क्या होगी, वेक्टर होगी। अगर हम कंडीशन नंबर फर्स्ट की बात करें तो जो हमारा कंडीशन नंबर फर्स्ट है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास वेक्टर होने के लिए सबसे पहले मैग्नीट्यूड होना चाहिए। अब अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो ऐसा जरूरी नहीं कि वेक्टर के पास ही मैग्नीट्यूड होना चाहिए। इवन इस यूनिवर्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ आप पढ़ोगे, विदाउट मैग्नीट्यूड उनका एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। तो अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एग्जिस्टेंस अगर पॉसिबल है, इट्स मीन उसके पास मैग्नीट्यूड होगा ही होगा। चाहे वो फिजिकल क्वांटिटी आपकी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हो, चाहे वो फिजिकल क्वांटिटी आपकी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हो, या फिर चाहे वो फिजिकल क्वांटिटी आपकी थर्ड टाइप की फिजिकल क्वांटिटी हो, या फिर फिजिकल क्वांटिटी आपकी फोर्थ टाइप की फिजिकल क्वांटिटी हो। यहाँ पे मैं थर्ड एंड फोर्थ टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ को इसलिए मेंशन कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की तो देर इज मैनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, बट आपके सिलेबस में सिर्फ दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ है, एक वेक्टर, दूसरी स्केलर। क्लियर? तो यहाँ पे हम वेक्टर और स्केलर पे ही डिस्कशन करेंगे जो कि आपके सिलेबस में नीट के, बाकी टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे। तो अगर हम बात कर रहे थे किसकी, वेक्टर की, सो वेक्टर के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या है, उस फिजिकल क्वांटिटीज़ के पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए जो सेकंड कंडीशन है वो क्या होना चाहिए, उस फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन। डायरेक्शन समझने की कोशिश करते हैं डायरेक्शन को भी। जैसे कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किसके बारे में, ग्रेविटी के बारे में, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। तो अगर हम ग्रेविटी की बात करें या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें, दोनों का ही डायरेक्शन कहाँ की तरफ होता था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में मतलब टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो अगर हम ग्रेविटी की बात करते हैं या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं तो दोनों के पास क्या है, दोनों के पास डायरेक्शन है। ऐसे सिमिलर मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमने कार का भी एग्जांपल लिया था। अगर हम कार के एग्जांपल की बात करते हैं, एक कार है और एक कार क्या कर रहा है, एक कार 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से कहाँ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो अगर हम 40 किलोमीटर पर आवर की बात करेंगे तो वो उस कार की क्या थी, वेलोसिटी थी। बट जैसे हमने कहा कि वो कार कहाँ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो हमने इस एग्जाम्पल में डायरेक्शन को क्या कर दिया, मेंशन कर दिया कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो कहाँ की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो वेक्टर है, वेक्टर के पास जो सेकंड कंडीशन है वो डायरेक्शन होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन की बात करें तो थर्ड कंडीशन में कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको वेक्टर होने के लिए उसके वेक्टर्स लॉ को फॉलो करने चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओबे वेक्टर लॉस। अब वेक्टर्स के कई सारे लॉ हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर के हम एडिशंस के लॉ पढ़ेंगे, उसमें आप ट्रायंगुलर लॉ पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ेंगे, और थर्ड जो आपका लॉ होता है पॉलीगॉन मेथड होता है। फिर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन भी पढ़ेंगे। तो इन सारे लॉस का, चाहे वो वेक्टर का एडिशन हो चाहे वो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हो, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, इन सारे लॉस को क्या करेगा, वो फिजिकल क्वांटिटी फॉलो करेगा।
तो अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इन 3 कंडीशन को फुलफिल करता है, सेटिस्फाइड करता है, फॉलो करता है, तो इसका मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा? वेक्टर होगा। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के वेक्टर होने के लिए सबसे पहले उस फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेकंड उसके पास डायरेक्शन होनी चाहिए, थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट वो वेक्टर लॉ को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज आपकी वेक्टर होती है, तो जो हमारा सबसे फर्स्ट एग्जांपल है वो है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। वेक्टर इसलिए होता है बिकॉज ये तीनों ही कंडीशन को, वेक्टर की जो 3 कंडीशन है उनको क्या करता है? सेटिस्फाइड करता है। और जैसे ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, इट्स मीन ये जो हमारी डिस्प्लेसमेंट फिजिकल क्वांटिटी है वो किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी? वेक्टर। सो डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर। अनदर अगर हम एग्जांपल की बात करें तो वेलोसिटी, जो कि जस्ट हमने थोड़ी देर पहले बोला कि कोई कार है 50 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड है 50, इसके बाद डायरेक्शन है नॉर्थ, और साथ में ये वेक्टर लॉ को क्या करता है? ओबे भी करता है, फॉलो भी करता है। अनदर एग्जांपल की बात करें, एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जस्ट हमने एक एग्जांपल दिया था, उसके पास भी डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और साथ में वेक्टर लॉ को फॉलो भी करता है। अनदर एग्जांपल, फोर्स, फोर्स के पास भी क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, और वो वेक्टर लॉ को ओबे करता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इनके अलावा भी और अदर एग्जांपल्स भी हैं। तो जैसे जैसे हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को पढ़ेंगे तो वहाँ डिफाइन करेंगे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपके लिए नई इंट्रोड्यूस होती है या कोई नई फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस होती है, तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है या आइदर वो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है। चलिए सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, सॉरी सेकंड टाइप के फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। तो जो हमारा सेकंड टाइप का फिजिकल क्वांटिटी वो क्या है? स्केलर। तो अगर हम स्केलर की बात करें तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर होने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन रिक्वायर्ड है, और वो कंडीशन है कि उस फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए, बस सिर्फ मैग्नीट्यूड। उस फिजिकल क्वांटिटी के पास ना तो डायरेक्शन होगा और ना ही वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर लॉ को ओबे करेगा। उस फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या होगा? ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड होगा। तो अगर यहाँ पे हम एग्जांपल्स की बात करें स्केलर के, तो स्केलर का जो फर्स्ट हमारा एग्जांपल है वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डिस्टेंस के पास ना तो डायरेक्शन होता है और ना ही वो वेक्टर लॉ को ओबे करता है। अनदर एग्जांपल की बात करें, स्पीड। स्पीड मतलब स्पीड। स्पीड के पास अगेन ओनली मैग्नीट्यूड होता है, उसके बाद ना तो डायरेक्शन होता है और ना ही वो वेक्टर लॉ को फॉलो करता है। अनदर एग्जांपल की बात करें तो वॉक डन। सो अगेन वॉक डन के पास भी क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास डायरेक्शन नहीं होता है और ना ही वेक्टर लॉ को ओबे करता है। अच्छा, एक और एग्जांपल है जिसके लिए थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी क्रिएट होता है, और वो एग्जांपल है आपका क्या? करंट। क्योंकि करंट को जब आप देखोगे तो करंट क्या होता है? करंट कहीं कहीं एज अ वेक्टर की तरह ट्रीट होता है और कहीं कहीं करंट क्या होता है? एज अ स्केलर की तरह ट्रीट होता है। तो कहीं कहीं आप देखोगे कुछ एग्जांपल्स में, कुछ क्वेश्चंस में, कुछ प्रॉब्लम्स में या कुछ डेरिवेशन में उस करंट को एज अ वेक्टर की तरह ट्रीट किया जाता है। और कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी हैं, कुछ क्वेश्चंस, कुछ डेरिवेशन ऐसे भी है जहाँ करंट को किसकी तरह ट्रीट किया जाता है? स्केलर की तरह ट्रीट किया जाता है। तो देखिए, अगर आपका जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले फैकल्टीज होते हैं उनको पता है कि करंट जो है वो ना तो वेक्टर होता है ना स्केलर होता है, वो एक अनदर टाइप का फिजिकल क्वांटिटी होता है, उसको हम एक अलग से वीडियो में डिस्क्राइब कर देंगे, 5 से 10 मिनट की उसके लिए हम वीडियो बना देंगे। तो वहाँ आपका ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगा कि करंट क्या है, ना तो वेक्टर है ना स्केलर है, तो किस टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है। सो अगर आपका जो नीट का पेपर बना रहे हैं जो फैकल्टीज़, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि हायर स्टैंडर्ड्स बुक्स उन्होंने पढ़ी होती है, तो उन्हें पता है कि करंट ना तो वेक्टर है ना स्केलर है, तो आपसे वो करंट के बारे में कभी क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। हाँ, कुछ बुक्स में आपको मिल जाएगा कि जो करंट है वो करंट क्या है? स्केलर है,
कुछ बुक्स में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है, आप फिलहाल क्या करो, फिलहाल करंट को एज ए स्केलर के तरह ही ट्रीट करो। बट हाँ, आपको क्वेश्चन में कभी नहीं पूछेगा करंट किस टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंडीशन कभी कभी करंट आपका वेक्टर की तरह भी बिहेव या वेक्टर की तरह हमें उसको ट्रीट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रोवर्सी किसी दिन खत्म करेंगे 5-10 मिनट की वीडियो बना के। और बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी है कि वेक्टर है स्केलर है, और मैं कहता हूँ ना वेक्टर है ना स्केलर है। बट ठीक है, पैनिक नहीं होना है। जब 10 मिनट की हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम समझा देंगे कि वो कौन सी तीसरे टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है जो कि करंट होती है। ठीक है, फिलहाल क्या है, फिलहाल हमें टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ पे हमने वेक्टर के बारे में जाना और स्केलर के बारे में जाना। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, वेक्टर्स को और आगे बढ़ाते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए उसके पास टोटल 3 कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। अब थोड़ा सा वेक्टर को क्या करते हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। फिलहाल आप इसको नोट डाउन करिए और वेक्टर को फिर आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं वेक्टर की, तो सबसे पहले हमें बताना है कि नोटेशन ऑफ वेक्टर, नोटेशन रिप्रेजेंटेशन, नोटेशन ऑफ वेक्टर या रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, आखिर वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि वो फिजिकल क्वांटिटी आपका वेक्टर है, लिख कर, क्योंकि आपकी कॉपी से आवाज़ नहीं आएगी। कॉपी कभी भी चिल्ला के नहीं बोलेगा कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो वेक्टर है। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम नोटेशन ऑफ वेक्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एरो बनाएंगे। अब इस एरो में देखो क्या होगा, इस एरो में टेल है, ये इसका टेल है इस एरो का, और ये इस एरो का क्या है, ये इस एरो का हेड है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें टेल की, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि किसी भी वेक्टर का जो नोटेशन होता है एरो के थ्रू होता है, उस एरो का जो टेल होता है वो उस वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। उस वेक्टर का क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब है वो उस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट होगा। इनिशियल पॉइंट मतलब वेक्टर जो है आपका कहां से शुरू होगा, वेक्टर आपका टेल से शुरू होगा। और अगर हम हेड की बात करें तो हेड क्या होता है, हेड किसी भी वेक्टर का एंडिंग पॉइंट होता है। एंडिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट का मतलब है कि उस वेक्टर का क्या है, फाइनल पॉइंट है। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी जो वेक्टर है वो अपने टेल से शुरू करेगा खुद को, और हेड पे ले जाके खुद को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। टेल क्या है, टेल उस वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि इनिशियल पॉइंट है, और हेड क्या है, हेड उस वेक्टर का एंडिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट है। ये भी आपका जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप पढ़ोगे तो वहां पे ये बहुत काम आने वाला है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस एरो के लेंथ की, यह एरो क्या है, इसका लेंथ है। अगर हम लेंथ की बात करें, आपको लेंथ दिखाई दे रहा है इस एरो का, तो लेंथ ऑफ द एरो, लेंथ ऑफ द एरो इज इक्वल टू होता है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जिस वेक्टर को ये एरो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डायरेक्शन की, डायरेक्शन ऑफ एरो, डायरेक्शन ऑफ एरो, सो डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इस एरो का उस वेक्टर का ही डायरेक्शन शो कर रहा होगा जिस वेक्टर को ये एरो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ एरो इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। जैसे इस एग्जांपल में अगर हम बात करते हैं, इस एग्जांपल में जो एरो का डायरेक्शन है वो कहाँ की तरफ है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब
जिस फिजिकल क्वांटिटी को ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा होगा उस फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन कहाँ की तरफ हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में हमारा क्या है, एरो है, सेम उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होता है, वेक्टर होता है। तो ये तो बात हो गई इसके नोटेशन की, रिप्रेजेंटेशन की। अगर हम इसके अल्फाबेटिक नोटेशन की बात करें, अल्फाबेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें, जैसे कि अगर हम लिखते हैं फोर्स, तो हम फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे हम लिखते हैं वेलोसिटी, तो हम वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फोर्स। अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स का जो नोटेशन होता है वो नोटेशन होता है एफ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फोर्स का नोटेशन लिखेंगे एफ, और उसके नोटेशन पे एरो का साइन बना देंगे, वही एरो जो एरो हमने यहाँ पे शो किया है। तो जैसे हम क्या करेंगे, फोर्स के नोटेशन एफ पर एक एरो का सिंबल बना देंगे, इट्स मीन अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, वेक्टर एफ, या हम इसी को ही बोल सकते हैं कि हमारा क्या है, ये वेक्टर किसका है, फोर्स का वेक्टर है। सो वेक्टर ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं हम इसको। सो वेक्टर एफ क्या है हमारा, बताइए, वेक्टर ऑफ फोर्स। ऐसे ही अगर सपोज अनदर फिजिकल क्वांटिटी हम लेते हैं वेलोसिटी, अनदर फिजिकल क्वांटिटी हमने क्या लिया, वेलोसिटी, और हम वेलोसिटी का वेक्टर नोटेशन लिखना चाहते हैं। तो वेलोसिटी का सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को जिस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है उस अल्फाबेट को लिखेंगे। तो वेलोसिटी को स्मॉल v से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इस स्मॉल v पे क्या करेंगे, एक एरो लगा देंगे। जैसे ही हमने इस पे एरो लगाया तो अब क्या हो जाएगा, वेक्टर v, या फिर इसे ही हम बोल सकते हैं वेक्टर ऑफ वेलोसिटी या वेलोसिटी वेक्टर, ये भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो आपकी वेक्टर है, ऐसा नहीं कि आप स्केलर के साथ ऐसा कर रहे हैं और स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं अपनी मर्जी से, नहीं, वो एक नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर नोटेशन तभी देंगे जब वो फिजिकल क्वांटिटी जो होगी हमारी वो वेक्टर होगी। अगर वेक्टर होगी तभी हम उसका वेक्टर नोटेशन दे सकते हैं। जैसे फोर्स, फोर्स क्या होता है, हमारा वेक्टर होता है, वेलोसिटी क्या होता है, हमारा वेक्टर होता है। अगर आप यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्सेलरेशन। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन का नोटेशन होता है स्मॉल ए। इस स्मॉल ए पे हम क्या करेंगे, ऐसे एरो लगा देंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे एरो लगाया तो अब ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए। वेक्टर ए का मतलब एक्सेलरेशन वेक्टर या वेक्टर ऑफ एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को नोटेशन दे सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। फिलहाल हम इस नोटेशन का यूज करेंगे, जैसे कि हमने वेक्टर एफ लिखा है, वेक्टर बी लिखा है, वेक्टर ए लिखा है। फिलहाल आप क्या कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि किसी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका क्या होता है, तो अगर मान लो कि हमारा क्या है, कोई वेक्टर है, इसको लिखने का तरीका देखते हैं। वेक्टर है, सो वेक्टर इज इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड इनटू उस वेक्टर का डायरेक्शन, जिस वेक्टर को आप लिख रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं वेक्टर एफ की, और एग्जांपल में लिखता हूं वेक्टर एफ कितना है, 50 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, और आपसे पूछता हूं, आपको बताना है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है और इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है। कौन से वेक्टर का, वेक्टर एफ का, वेक्टर एफ मतलब फोर्स के वेक्टर का। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड
ऑफ वेक्टर एफ, तो वो होगा यहाँ पे 50। और अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन की, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ, तो वो होगा हमारा क्या, देखो यहाँ पे नॉर्थ। तो मैग्नीट्यूड हो गया आपका 50, बिकॉज यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है मैग्नीट्यूड कितना है, 50 है। और डायरेक्शन क्या है यहाँ पे देखो, नॉर्थ, तो यहाँ डायरेक्शन क्या हो गई, नॉर्थ। यहाँ पे जो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो हम एक नई चीज सीखने वाले हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ। अगर हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ, तो इसका जो नोटेशन होता है वो होता है, आपको मॉड में वेक्टर एफ लिख देना है। जैसे ही आप मॉड में वेक्टर एफ लिखते हैं, तो जो मॉड ऑफ वेक्टर एफ होगा वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ होगा। या फिर आप सिर्फ एफ लिख दीजिए, मतलब वेक्टर का सिंबल ही हटा दो। तो जैसे हम सिर्फ एफ लिखते हैं, तो सिर्फ एफ का मीनिंग भी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ। अनदर एग्जांपल लेते हैं। तो हमारा जो सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल में लेते हैं वेक्टर बी। वेक्टर बी मतलब वेलोसिटी का वेक्टर। सो वेक्टर बी इज इक्वल टू है 20 किलोमीटर पर आवर, कहाँ की तरफ, कौन सा डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन। सो यहाँ पे अगेन हमें क्या कैलकुलेट करना है, अगेन हमें कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, डायरेक्शन। सो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, तो इसका मतलब मुझे बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है, वेक्टर बी का मॉड, क्योंकि वेक्टर बी के मॉड को ही क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। सो अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर की बात करें, तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 20। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, साउथ। तो यहाँ पे किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू उस वेक्टर का डायरेक्शन। जैसे कि हमने वेक्टर एफ को लिखा था, वेक्टर एफ क्या था देखो, 50 न्यूटन, कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो 50 क्या था, 50 उसका मैग्नीट्यूड था, और नॉर्थ क्या था, नॉर्थ उसका डायरेक्शन। अगर हम मैग्नीट्यूड के नोटेशन की बात करें, सो मैग्नीट्यूड का नोटेशन क्या होता है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का नोटेशन में क्या करोगे, उस वेक्टर को मॉड में लिख दोगे। जैसे यहाँ पे अगर वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड मुझे लिखना है, तो हमने यहाँ पे देखो क्या लिख दिया, मॉड ऑफ वेक्टर एफ। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ एफ भी लिख सकते हो, वहां से वेक्टर हटा दो। तो सिर्फ एफ का भी मतलब क्या होगा, सिर्फ एफ का भी मीनिंग होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ। सिमिलर देखो हमने यहाँ पर किया सेकंड एग्जांपल में, जब हमने मैग्नीट्यूड की बात करी, किसके मैग्नीट्यूड की, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमने देखो क्या लिखा, वेक्टर बी का मॉड। हमारा मन होता तो हम इसी को ही क्या लिख सकते थे, सिर्फ बी भी लिख सकते थे। सिर्फ बी का मतलब भी क्या होता है, सिर्फ बी का मतलब भी होता है मैग्नीट्यूड। अब किसका मैग्नीट्यूड है फिलहाल ये, फिलहाल ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और यहाँ पे v की अगर हम वैल्यू की बात करें तो कितनी है, ये 20। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हो आप, किसी भी वेक्टर को आप लिख सकते हो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के हेल्प से। फिलहाल आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम नए टॉपिक की तरफ स्विच करते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज की क्लास का, वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो देयर इज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो एक एक करके सारे वेक्टर्स को पढ़ेंगे, मतलब एक एक करके सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को पढ़ेंगे। तो जो हमारा पहला टाइप का वेक्टर है, वो है इक्वल वेक्टर। तो अगर हम इक्वल वेक्टर की बात करें, तो कोई भी दो वेक्टर्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल वेक्टर शो करने वाले हैं। तो कोई भी दो वेक्टर्स आपके इक्वल वेक्टर तभी होंगे जब उन दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड। ये आपकी पहली कंडीशन है, किन्हीं दो वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स होने के लिए। और जो हमारी सेकंड कंडीशन है इक्वल वेक्टर्स के लिए, और वो है सेम डायरेक्शन,
सेम डायरेक्शन, मतलब उन दोनों ही वेक्टर्स का जो डायरेक्शन है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको, ताकि चीज़ें और अच्छे से आपकी क्लियर हो जाएंगी। सो जो हमारा क्या है फर्स्ट एग्जांपल है वो है, सपोज हमारे पास क्या है, एक वेक्टर F1 है जिसका मैग्नीट्यूड है 50 न्यूटन। कौन सी डायरेक्शन में, साउथ में। और एक हमारे पास अनदर वेक्टर है वेक्टर F2, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 50 न्यूटन, कौन सी डायरेक्शन में, अगेन साउथ में। तो यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो हमारा वेक्टर F1 है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 50, और जो वेक्टर F2 है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 50। सो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F1, मतलब मॉड ऑफ वेक्टर F1। सो मॉड ऑफ वेक्टर F1 है कितना है, देखो 50। और अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F2, मतलब मॉड ऑफ वेक्टर F2, सो वो भी कितना है, देखो यहाँ पे 50। तो दोनों ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर F1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर F2, और इसी कंडीशन को बोला जाता है हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड। तो इन दोनों ही वेक्टर्स के पास क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड है। अब अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन की, तो यहाँ पे देखो साफ साफ हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो हमारा फर्स्ट वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या है, साउथ है। और जो हमारा सेकंड वेक्टर है मतलब वेक्टर F2, उसका भी डायरेक्शन क्या है, साउथ है। तो यहाँ पे दोनों ही वेक्टर्स के डायरेक्शन क्या है, दोनों ही वेक्टर्स के डायरेक्शन साउथ है। इसका मतलब दोनों ही वेक्टर का डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर F1 एंड वेक्टर F2 इज सेम, सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमारी क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड की कंडीशन फुलफिल होती है, दोनों के पास इक्वल मैग्नीट्यूड है। साथ ही सेम डायरेक्शन की भी कंडीशन फुलफिल होती है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर F1 एंड F2 इज सेम, जो कि क्या है, साउथ और साउथ की तरफ है। तो इस एग्जांपल में जो वेक्टर F1 है और वेक्टर F2 है उसने इक्वल वेक्टर की दोनों ही कंडीशन को फुलफिल करा। इसका मतलब जो हमारा क्या है, वेक्टर F1 और वेक्टर F2 है, दोनों ही क्या होगा, दोनों ही इक्वल वेक्टर होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर F1 एंड वेक्टर F2 इज इक्वल वेक्टर। अब इसको लिखने का एक तरीका होता है कि कोई भी अगर दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर हैं तो उसका लिखने का तरीका होगा वेक्टर F1 इज इक्वल टू वेक्टर F2। तो जैसे ही हम लिखते हैं वेक्टर F1 इज इक्वल टू वेक्टर F2, इसका मतलब, इसका मीनिंग होता है वेक्टर F1 और वेक्टर F2 इज इक्वल वेक्टर, दोनों ही वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर है। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। सपोज पहली जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, वेक्टर v1 है जो कि वेलोसिटी है, इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर, कहाँ की तरफ, नॉर्थ की तरफ जा रही है। एक अनदर कार है, दूसरी कार है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर, कौन सी डायरेक्शन में, ये भी नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड 20 20 मतलब इक्वल है। और दोनों का ही डायरेक्शन, वेक्टर v1 और वेक्टर v2 का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ नॉर्थ। तो इसका मतलब दोनों ही वेक्टर क्या होंगे, इक्वल वेक्टर होंगे। और इक्वल वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होगा, वेक्टर v1 इज इक्वल टू वेक्टर v2। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर इक्वल वेक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं, और साथ ही उसके नोटेशन को भी हम लिख सकते हैं। फिलहाल इक्वल वेक्टर को आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर सेकंड वेक्टर की तरफ स्विच करते हैं। सो जो हमारा सेकंड टाइप का वेक्टर है वो है अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर, अब देखो नाम से ही पता चल रहा है अपोजिट, तो इसका मतलब अपोजिट वेक्टर की कंडीशन में कुछ ना कुछ अपोजिट जरूर होगा। तो जैसे इक्वल वेक्टर की दो कंडीशंस थी, सिमिलर अपोजिट वेक्टर्स के लिए भी दो कंडीशन है। जो पहली कंडीशन है
मैग्नीट्यूड को लेकर है। तो कोई भी दो वेक्टर अगर अपोजिट वेक्टर है तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सो इक्वल मैग्नीट्यूड। फिर बात करते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन इसमें जस्ट अपोजिट होता है। सो डायरेक्शन शुड बी जस्ट अपोजिट। और डायरेक्शन अपोजिट होने की ही वजह से इस वेक्टर का नाम पड़ा अपोजिट वेक्टर। मतलब इस टाइप्स ऑफ वेक्टर का नाम पड़ा अपोजिट वेक्टर। जस्ट अपोजिट का मतलब है कि अगर आपका वेक्टर ए यानी कि फर्स्ट वेक्टर नॉर्थ डायरेक्शन में है तो वेक्टर बी यानी कि आपका जो सेकंड वेक्टर है कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए। जस्ट अपोजिट। अगर आपका वेक्टर ए फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो वेक्टर बी आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, जस्ट अपोजिट। अगर वेक्टर ए आपका ईस्ट डायरेक्शन में है तो वेक्टर बी आपका कहाँ की तरफ होना चाहिए, वेस्ट डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन आपकी क्या होगी, जस्ट अपोजिट होगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। सो हमारा जो पहला वेक्टर है वेक्टर F1 वो कितना है 5 न्यूटन, कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ में। और जो हमारा वेक्टर F2 है वो भी कितना है 5 न्यूटन है, बट डायरेक्शन कौन सी है इसकी, डायरेक्शन है साउथ, नॉर्थ की जस्ट अपोजिट। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें वेक्टर F1 का मॉड, तो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वेक्टर F1 का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 5। तो वेक्टर F1 का मैग्नीट्यूड हम यहाँ लिख देते हैं 5। और जो वेक्टर F2 का मैग्नीट्यूड है मतलब मॉड ऑफ वेक्टर F2 वो भी कितना है, साफ साफ दिखाई दे रहा है 5। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि वेक्टर F1 का मॉड इज इक्वल टू वेक्टर F2 का मॉड। और ये क्या बताता है, ये बताता है कि दोनों के पास क्या है, दोनों के पास इक्वल मैग्नीट्यूड है। सो हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड। अब अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन क्या है, देखो जस्ट अपोजिट है। पहले वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है, और दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, साउथ है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बोथ वेक्टर हैविंग, बोथ वेक्टर वेक्टर F1 and vector F2 having opposite direction, opposite direction। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए अपोजिट वेक्टर के लिए, इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, जो कि यहाँ पे इक्वल मैग्नीट्यूड आपका है। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए अपोजिट वेक्टर के लिए, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है फर्स्ट वेक्टर का डायरेक्शन नॉर्थ, दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन साउथ, मतलब दोनों ही वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो मतलब सेकंड कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है। इट्स मीन कि ये दोनों ही वेक्टर वेक्टर F1 और वेक्टर F2 क्या है, अपोजिट वेक्टर है। सो इट्स मीन वेक्टर F1 एंड वेक्टर F2 इज अपोजिट वेक्टर। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, जैसे हमने वेक्टर F1 इक्वल टू वेक्टर F2 लिखा था इक्वल वेक्टर में, सिमिलर अगर हम अपोजिट वेक्टर की बात करते हैं तो अपोजिट वेक्टर में हम लिखते हैं वेक्टर F1 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F2। वेक्टर F1 इक्वल टू माइनस वेक्टर F2 का मतलब है कि वेक्टर F1 और वेक्टर F2 इज अपोजिट वेक्टर। ये माइनस साइन क्या करता है, डायरेक्शन को शो करता है। तो कहीं भी आपको अगर वेक्टर में माइनस साइन दिखाई दे तो माइनस साइन का मतलब है डायरेक्शन। मतलब डायरेक्शन क्या है, पहले वेक्टर के ठीक अपोजिट है, जैसे कि इस वाले एग्जांपल में था। अनदर एग्जांपल लेते हैं, अगेन वेलोसिटी का 20 किलोमीटर पर आवर, कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ में लेते हैं इस बार भी। और जो हमारा क्या है दूसरा वेक्टर है V2, वेक्टर V2 वो भी कितना है 20 किलोमीटर पर आवर, कौन सी डायरेक्शन में, ये हम डायरेक्शन ले लेते हैं ठीक नॉर्थ का अपोजिट साउथ। तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है दोनों का ही मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड है। वेक्टर V1 का मैग्नीट्यूड भी 20 है, वेक्टर V2 का मैग्नीट्यूड भी 20 है, और दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। एक का डायरेक्शन नॉर्थ है, दूसरे का डायरेक्शन साउथ है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर V1 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर V2। इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर क्या है, अपोजिट वेक्टर है।
जिसमें मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो फिलहाल आप अपोजिट वेक्टर को भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर थर्ड टाइप ऑफ वेक्टर पे हम स्विच करते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट टाइप का वेक्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वेक्टर है और काफ़ी जगह आपका यूज होने वाला है, वो है यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर को क्या बोला जाता है? डायरेक्शन भी बोला जाता है। यूनिट वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन। डायरेक्शन क्यों बोलते हैं, धीरे धीरे आपको ये चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड की। अब देखो, यूनिट, यूनिट का मतलब ही होता है कितना? 1। अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट का मतलब कितना होता है? 1। 1 मतलब 1। 1 मतलब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? 1 मतलब 1, 1। तो बेसिकली यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? जो यूनिट वेक्टर की पहली कंडीशन है या पहली खासियत भी बोल सकते हैं, वो क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1। तो ये आपकी पहली क्या होगी? खासियत हो गई। अब बात करते हैं इसके नोटेशन की। बात करते हैं इसके क्या? नोटेशन की। तो नोटेशन में हम कुछ नहीं करेंगे, जो भी वेक्टर है अगर आप उसका यूनिट वेक्टर लिखना चाहते हैं तो उसके ऊपर आप वेक्टर की जगह कैप का नोटेशन लगा दो। जैसे ए कैप, बी कैप, सी कैप, या ए बी कैप, या सी डी कैप। तो ये सब क्या होता है? इसका नोटेशन होता है। नोटेशन को और अच्छे से सिंप्लीफाई करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। तीसरा है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला। सो फॉर्मूले को क्या करते हैं? फॉर्मूले को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा एग्जांपल है वो है, सपोज हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, जिसका मैग्नीट्यूड है 5। यूनिट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ मीटर ले लेते हैं, और डायरेक्शन ये ले लेते हैं यहाँ पे कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ की तरफ। ये हमारा क्या है? वेक्टर ए है। अगर इस वेक्टर ए के मॉड की बात करें, मतलब मैग्नीट्यूड की बात करें, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना है? 5 है। साफ साफ दिखाई दे रहा। अब एक बात बताओ, इस वेक्टर ए के साथ, जो कि कितना है? वेक्टर ए इज इक्वल टू 5 मीटर, कौन से डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। ऐसा क्या करूं, ऐसा कौन सा ऑपरेशन करूं? ऑपरेशन मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन करूं कि इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए। तो जब ये अपनी क्लास में, मैं अपनी क्लास में सवाल पूछता था, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जवाब होता था कि 4 मीटर से माइनस कर दो। तो जैसे ही 4 मीटर से हम माइनस करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बिल्कुल मत करना। ऐसा करोगे तो चीज़ें थोड़ी सी क्या हो जाएंगी? कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। हमें क्या करना है? हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, चीज़ों को आसान बनाना है, और इसी का नाम फिजिक्स है। जितना आप आसानी से, जितना पोलाइटली और जितना स्मूथली आप फिजिक्स को पढ़ोगे, उतना ही फिजिक्स आपके लिए आसान होती चली जाएगी। तो चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, चीज़ों को क्या करना है? आसान करना है। तो माइनस करोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। प्रॉब्लम क्रिएट कैसे होगी? अभी तो आपके पास नंबर है, मान लो कोई वेरिएबल हो गया तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम माइनस ना करने की जगह, हमारे पास एक ऑप्शन और है इसका मैग्नीट्यूड 1 करने का, कि हम क्या करते हैं? हम 5 मीटर, 5 मीटर नॉर्थ को 5 से डिवाइड कर देते हैं। मतलब हमने क्या करा? 5 मीटर नॉर्थ को क्या करा? 5 से डिवाइड करा। अब अगर यहाँ पे थोड़ा देखो, थोड़ा सा ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, देखो क्या है? 5 मीटर नॉर्थ जो है, 5 मीटर नॉर्थ का मतलब क्या है? यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, 5 मीटर नॉर्थ के आपका वेक्टर ए है। सो हमने क्या करा? बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं, जो हमारा 5 मीटर नॉर्थ है वो क्या है? वेक्टर ए है। और जो हमारा 5 है वो क्या है बताओ? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो हमने क्या करा? वेक्टर ए को, 5 मीटर नॉर्थ को, हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया।
मैग्नीट्यूड वेक्टर ए से क्या करा है, देखो डिवाइड किया है। तो वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, मतलब 5 मीटर नॉर्थ वेक्टर ए हो गया और 5 क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। जैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे ही हम वेक्टर ए को उसके मॉड से डिवाइड करते हैं, तो इसका देखो मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है, 1 मीटर। क्या डायरेक्शन में कोई फर्क पड़ा? डायरेक्शन पहले भी नॉर्थ था और अभी भी क्या है, नॉर्थ है। डायरेक्शन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ क्या हुआ, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1 हो गया। अब जैसे ही इसका मैग्नीट्यूड 1 हुआ, इसका मतलब अब ये वेक्टर वेक्टर नहीं रहा, मतलब वेक्टर रहा बट किस टाइप का वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। अब जैसे ये यूनिट वेक्टर होगा तो यूनिट वेक्टर का जो नोटेशन है वो क्या हो जाएगा बताओ, वो नोटेशन हो जाएगा, क्योंकि हमने वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकाला है, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ए पे कैप लगा देंगे और साथ में क्या करेंगे, इसका स्मॉल लेटर लिखेंगे। तो वेक्टर ए का मतलब ए का जो स्मॉल लेटर है वो क्या होता है बताओ, स्मॉल ए होता है, और इस स्मॉल ए पे हम क्या करेंगे, ऐसे कैप लगा देंगे। तो बेसिकली अगर मैं ए कैप की बात करूं, तो ए कैप हमारा क्या होगा, यूनिट वेक्टर ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, और इसे ही हम डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। ए कैप क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। डायरेक्शन क्यों बोल रहे हैं, अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएंगे ये चीजें। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ए कैप की, तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमने देखो क्या करा, उस वेक्टर को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। जैसे ही हम किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होते ही वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ए कैप है वो किसके इक्वल है, वो है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए के। तो अगर हम बात करते हैं फॉर्मूला की, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला हो जाएगा ए कैप इज इक्वल टू, मतलब यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। अगर सपोज मैं बी कैप लिखना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा, बी कैप इक्वल टू वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उस वेक्टर को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बात हो गई इसके फॉर्मूले की। अब जो हम बार बार कह रहे थे कि ए कैप को या बी कैप को डायरेक्शन भी बोलते हैं, डायरेक्शन क्यों बोलते हैं इसको समझते हैं। तो हम इसी फॉर्मूले की हेल्प लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको हम लोग रफ कर देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है हमें, आप नोट डाउन कर लो इसको, बिकॉज स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी हमें। ठीक है, तो देखो इसी फॉर्मूले को हम लिखते हैं। फॉर्मूला देखो हमारा क्या था, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो क्या इस फॉर्मूले से मैं वेक्टर ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ। सो वेक्टर ए की वैल्यू निकालने के लिए मॉड ऑफ वेक्टर ए को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है, अगर मैं वेक्टर ए को लिख रहा हूँ, जस्ट हमने नोटेशन में पढ़ा था, किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका होता है वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। सो अगर हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो मैग्नीट्यूड देखो क्या है, ये लिख देते हैं हम, देखो यहाँ से वेक्टर ए इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड देखो कितना है, मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए। सो मैग्नीट्यूड कितना हो गया हमारा, वेक्टर ए हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। कौन सी इक्वेशन से, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से कंपेयर करवा रहे हैं। तो जब हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से कंपेयर करवाएंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा। और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए यहाँ पे देखो क्या है, मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, ए कैप। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कैप। तो ए कैप क्या करता है, ए कैप यहाँ पे
वेक्टर ए के डायरेक्शन का काम करता है, इसलिए इसको डायरेक्शन भी बोलते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, मतलब अगर वो वेक्टर है तो उसके मैग्नीट्यूड से उसके डायरेक्शन की मल्टीप्लाई कर दोगे। डायरेक्शन मतलब कैप से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे ही आपने उस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, किसका, मैग्नीट्यूड का, वैसे क्या हो जाएगा, वो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको भी अभी हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर में और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल क्या था, फिलहाल इस एग्जांपल के थ्रू आपको ये बताना था कि जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए होता है वो क्या होता है, ए कैप होता है। सिमिलर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी क्या हो जाएगा, बी कैप हो जाएगा। इसलिए यूनिट वेक्टर को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो फिलहाल क्या है, फिलहाल आप इसको नोट डाउन कर लो। इस पर हम क्वेश्चंस भी करेंगे पर पोजीशन वेक्टर को लेके। फिलहाल आप फॉर्मूले को क्या करो, फॉर्मूले को अपने माइंड में रखो। इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि जस्ट इसका नेक्स्ट है, पोजीशन वेक्टर। चलिए, ये तो होगी किसकी, डायरेक्शन यानी कि यूनिट वेक्टर की बात। अब एक काम करते हैं कि जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उनके यूनिट वेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा अगला टॉपिक है ये टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में नहीं है, यूनिट वेक्टर में ही आएगा आपका। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का ही जो क्या है अगला पॉइंट है वो है यूनिट वेक्टर ऑफ, यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे टोटल कितने एक्सेस होते हैं, टोटल 3 एक्सेस होते हैं। सबसे पहला एक्सेस हमारा एक्स एक्सिस, दूसरा एक्सेस होता है वाई एक्सिस, एंड तीसरा और फाइनल एक्सेस होता है हमारा जेड एक्सिस। और तीनों ही क्या होते हैं, म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं। तो फिलहाल ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब यहाँ पे हम तीनों ही एक्सेस के यूनिट वेक्टर की बात करते हैं, मतलब डायरेक्शन की बात करते हैं। तो जो हमारा क्या होगा, फर्स्ट होगा वो आएगा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये होगा हमारा क्या, आई कैप। क्या आ जाएगा, आई कैप। सेकेंड हमारा आता है यहाँ पे यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर को अगेन क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ये होता है हमारा जे कैप। और तीसरा और फाइनली एक्सिस हमारा कौन सा, जेड एक्सिस। तो यूनिट वेक्टर एंड, यूनिट वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस इज इक्वल टू के कैप। तो यहाँ टोटल हमारे पास क्या है, 3 एक्सेस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन की बात करें या इसके यूनिट वेक्टर की बात करें तो वो होता है क्या, आई कैप। वाई एक्सिस का होता है हमारा क्या, जे कैप, और जेड एक्सिस का के कैप। ये काफ़ी आपके यूज होने वाले हैं, तीनों के ही डायरेक्शन, तो ये आपको ध्यान होने चाहिए। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट टाइप के वेक्टर की तरफ क्या करते हैं हम लोग, स्विच करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टाइप का वेक्टर है वो है पोजीशन वेक्टर। क्या है, पोजीशन वेक्टर। तो 4 टाइप का वेक्टर हो जाएगा हमारा यहाँ पे पोजीशन वेक्टर। काफी इंपॉर्टेंट वेक्टर है और काफी यूटिलाइज होगा आपका ये वेक्टर। तो अगर हम पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले पोजीशन वेक्टर को समझने के लिए आपको नोटेशन पे जाना पड़ेगा। नोटेशन क्या था, हमारा एरो था, और जब हमने एरो बनाया था तो एरो का जो टेल था वो क्या था, इसका इनिशियल पॉइंट था। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। और जो एरो का क्या था, हेड था, वो क्या था, इसका एंडिंग पॉइंट था, मतलब फाइनल पॉइंट। और कोई भी वेक्टर कहाँ से शुरू होता है, हेड, टेल से शुरू होके हेड पे जाके खत्म होता है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, यही बात ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है,
ये इसका ओरिजिन है, ओरिजिन ओ के कोऑर्डिनेट होते 0,0,0। सपोज करते हैं कि ये हमारा कौन सा एक्सेस है, एक्स, ये हमारा वाई, और ये फाइनली जेड एक्सेस। एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है एक्स, वाई, जेड। और हमें क्या बताना है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताना है। क्वेश्चन क्या है हमारा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। और पी के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या दे रखे हैं, एक्स, वाई, जेड दे रखे हैं, ये आपको गिवन है। तो किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए आप क्या करोगे, ओरिजिन से, पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से शुरू होगा, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे और ऐसे एरो बना दोगे। ओरिजिन से शुरू करोगे और पॉइंट पी पे जाके उस वेक्टर को खत्म कर दोगे। तो ये हमारा होता है ओ पी। इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं वेक्टर ओपी। सो वेक्टर ओपी क्या होता है, बेसिकली वेक्टर ओपी होगा हमारा क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। सपोज अगर कोई दूसरा पॉइंट होता पॉइंट क्यू, अगर सपोज हमारे पास दूसरा पॉइंट होता पॉइंट क्यू, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाता, इसका पोजीशन वेक्टर होता वेक्टर ओ क्यू। तो हमेशा पोजीशन वेक्टर कहाँ से शुरू होगा, हमेशा पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से शुरू होगा और उस पॉइंट पे जाके खत्म हो जाएगा। फिलहाल पे इस पॉइंट पी की ही बात करते हैं, पॉइंट क्यू को अभी हमें कोई लेना देना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ वेक्टर ओपी, तो इस ओपी में जो सबसे पहला है वो क्या है, देखो ओ है। और यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वेक्टर का जो टेल है, वो वेक्टर का टेल किसके पास है, वेक्टर का टेल है पॉइंट ओ के पास। और वेक्टर का हेड किसके पास है, वेक्टर का हेड है पॉइंट पी के पास। और जिसके पास टेल होता है, इसका मतलब वो उसका क्या होता है, इनिशियल पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मतलब वेक्टर वहां से शुरू होता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ओ को हम क्या बोल सकते हैं, ओ को हम बोल सकते हैं इनिशियल पॉइंट। और जो हमारा पी है, पी क्या देखो यहाँ पे हेड है, हेड मतलब वो उसका क्या है, एंडिंग पॉइंट है। एंडिंग पॉइंट का मतलब फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पे हम पी को क्या बोल सकते हैं, पी जो है हमारा वो क्या है, फाइनल पॉइंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में काम आएगा, जो अगले टाइप का वेक्टर है, ठीक है। इसलिए इसको इस तरीके से बता रहा हूँ मैं। तो पोजीशन वेक्टर और पॉइंट पी क्या हो जाएगा हमारा, वेक्टर ओपी हो जाएगा। तो अगर आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है किसी भी पॉइंट का, तो उसको लिखने का तरीका देखो क्या होगा, वेक्टर ओपी इज इक्वल टू उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, किस पॉइंट का, जो पॉइंट आपको गिवन है। तो पॉइंट पी गिवन है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, देखो यहाँ पे फिलहाल एक्स है। एक्स एक नंबर भी हो सकता है, 1 2 3 4, -1 -2 -3। तो फिलहाल क्या है यहाँ पे एक्स है। अभी एक्स क्या है, देखो ये एक नंबर है, नंबर मतलब मैग्नीट्यूड है, और हम लिख क्या रहे हैं, वेक्टर लिख रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड तो हमें मिल गया, अब डायरेक्शन भी देना है। अब ये क्योंकि किसका कोऑर्डिनेट है, किसका कोऑर्डिनेट है, एक्स का है, तो डायरेक्शन भी हम किसकी देंगे, एक्स की देंगे। और अगर हम एक्स की डायरेक्शन की बात करें, तो हम ऐसा क्या करें कि इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज ना हो और इसको डायरेक्शन भी मिल जाए। तो हम यहाँ बेसिकली क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से, मतलब यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे आई कैप। जैसे ही हमने आई कैप लिखा, तो देखो आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो जैसे ही हमने इसको क्या करा, आई कैप से एक्स को मल्टीप्लाई किया, तो इसके मैग्नीट्यूड में भी कोई चेंज नहीं आया और उसको डायरेक्शन भी मिल गई। तो जैसे ही इस मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन मिला, वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। अगला बात करते हैं सेकंड की। अब देखो यहाँ प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, प्लस वाई है, माइनस वाई है तो -3 है तो -3 रखोगे, ठीक है। तो अगला जो पॉइंट है वो क्या है हमारा, वाई है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, वाई। और जैसे हमने एक्स के लिए यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, सिमिलर हम वाई के लिए भी क्या करेंगे, उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज कोऑर्डिनेट क्या हमारा वाई है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे जे कैप, और ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, जेड के कैप। तो इस प्रकार से हम किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। तो ये तो बात होगी किसको लेके, पोजीशन वेक्टर को लेके। अब बात करते हैं इस पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड की, कि इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट था, हमने क्या कैलकुलेट किया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ
पोजीशन वेक्टर वेक्टर ओपी या पोजीशन वेक्टर वेक्टर ओपी। तो पोजीशन वेक्टर और वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, वेक्टर ओपी का मॉड। सो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब जो आपका क्या है, पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट है, प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से आप पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हो और इस फॉर्मूले के हेल्प से आप पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू क्या करते हैं, फॉर्मूले को और अच्छे से क्लियर करते हैं। फिलहाल हम इसको क्या कर रहे हैं, कार्टेशियन सिस्टम को, कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम मिटा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, इन दो फॉर्मूले की मदद से हम क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमारा पहला एग्जांपल है वो है पॉइंट P इज इक्वल टू है 2, -1, +1। आपको जो पहला कैलकुलेट करना हो, क्या करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P कैलकुलेट करना है आपको। और सेकंड जो आपको कैलकुलेट करना है वो क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। जब पॉइंट P का हमारा क्या होगा, पोजीशन वेक्टर बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। अब देखो सोल्यूशन में क्या है, साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले पॉइंट लिख लेते हैं। पॉइंट हमारे कितने हैं, 2, -1, 1। अगर इसी को मैं क्या किससे कंपेयर कराऊं, x, y, z से कंपेयर करवाऊंगा, तो x की वैल्यू देखो कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है -1 और z की वैल्यू कितनी है 1। तो ये x की वैल्यू, y की वैल्यू और ये z की वैल्यू आ गई हमारी। अब इसको ले जाके हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो पोजीशन वेक्टर का जो हमारा फॉर्मूला है वेक्टर ओपी, वेक्टर ओपी क्या है, देखो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सो वेक्टर ओपी इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, देखो एक्स की वैल्यू कितनी है 2, सो 2 आई कैप, ठीक है। वाई की वैल्यू देखो कितनी है -1, तो यहाँ पे क्या करोगे, माइनस साइन लगाओगे, 1 जे कैप प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ क्या करोगे 1 के कैप। तो इसको भी वेक्टर ओपी को आप लिख सकते हो 2i माइनस जे प्लस के। ये हो गया आपका क्या, पोजीशन वेक्टर। ये आपका हो गया क्या, पहला पोर्शन शॉर्ट आउट। सेकेंड पार्ट की हम बात करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी निकालना है। मतलब आपको वेक्टर ओपी का क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये रहा फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ओपी। सो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला पुट करेंगे, तो वेक्टर ओपी का मॉड इज इक्वल टू, देखो क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू क्या है -1 है, सो -1 का स्क्वायर। और जेड की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू क्या है 1 है, तो अगेन कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। और इसको आप सॉल्व करोगे तो 4 +1 तो रूट कितना हो जाएगा, रूट का 6 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। तो फिलहाल आप इसको एक नोट डाउन कर लीजिए। एक हम आपको क्या करते हैं, होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। तो होमवर्क मैं यहाँ लिख देता हूँ, होमवर्क में यहाँ लिख देता हूँ। होमवर्क में इस बार पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट क्यू है और पॉइंट क्यू का जो कोऑर्डिनेट है वो है 1, -3, -2। तो आपको क्या करना है, वेक्टर ओपी कैलकुलेट करना है, पहला पार्ट। और दूसरे पार्ट में आपको क्या करना है, मॉड ऑफ वेक्टर ओपी कैलकुलेट करना है, ठीक है। काम करते हैं, इसको और अच्छे से लिख देते हैं। फिलहाल हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो आपको दो होमवर्क दे देते हैं, वो दोनों होमवर्क आप कर लेना। तो फर्स्ट होमवर्क हमारा क्या है, जो आपका पॉइंट P है वो है 2, -3, -2। तो आपको क्या करना है, आपको वेक्टर OP निकालना है
और मॉड ऑफ वेक्टर ओपी निकालना है। और सेकंड जो आपका होमवर्क है वो है पॉइंट क्यू है। पॉइंट क्यू आपका क्या दिया था, 1 कॉमा माइनस, अच्छा ये ठीक है, 2 हो गया, चेंज कर देते हैं क्वेश्चन, -3 और ये कर देते हैं 5। ठीक है, आपको क्या करना है, वेक्टर ओ क्यू निकालना है और मॉड ऑफ वेक्टर ओ क्यू निकालना है। तो ये आपका क्या है, होमवर्क है। इस होमवर्क को आप क्या करोगे, खुद से ट्राई करोगे। फॉर्मूला आपको पता है, इस फॉर्मूले में वैल्यू क्या करनी है, जस्ट ले जाके पुट करना है। ठीक है, चलिए, वेक्टर ओपी क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, और वेक्टर ओपी का मोड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, सो जो हमारा नेक्स्ट वेक्टर है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है और वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो जो हमारा फिफ्थ टाइप का वेक्टर है वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो हमने जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था उससे हम इसको कनेक्ट करने वाले हैं। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, सो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट होता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। तो अगर आप फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। सिमिलर अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट करना है तो आपको फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को माइनस करना है, और जैसे आप फाइनल पोजीशन वेक्टर को इनिशियल पोजीशन वेक्टर से माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, तो क्या होगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो इस फॉर्मूले को क्या करना है, फिलहाल आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि मैं क्या करता रहूंगा, स्पेस कम पड़ता रहेगा मुझे, मैं बिठाता रहूंगा, तो साथ साथ में आप क्या करते रहो, लिखते भी रहो। ठीक है, तो फिलहाल क्या करते हैं, फिलहाल इसको मिटा देते हैं। तो ये आगे हमारी थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट के बारे में बातें। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, एक्स वाई एंड जेड। पॉइंट्स लिखते हैं, एक पॉइंट पी लिखते हैं हम यहाँ पे। पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट है वो x1 कॉमा y1 कॉमा z1। और एक अनदर पॉइंट लेते हैं पॉइंट क्यू। पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2 कॉमा z2। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। जो हमारा पहला टारगेट है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी क्या हो जाएगा, वेक्टर ओपी। तो यहाँ से अगर मुझे ओपी कैलकुलेट करना है तो पहले ओरिजिन बना देते हैं, ओरिजिन मतलब 0,0,0, और यहाँ पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें ओरिजिन हमारा टेल होगा और हेड क्या होता है, वो पॉइंट पी होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। तो यहाँ पे वेक्टर ओपी जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लास्ट टाइप ऑफ वेक्टर पोजीशन वेक्टर में हम निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट क्या है इसके, देखो कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1 कॉमा z1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। सेकंड काम क्या करेंगे हम यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर निकालेंगे किसका, पॉइंट क्यू का। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू। सो पॉइंट क्यू का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ क्यू। सो अगर हम वेक्टर ओ क्यू की बात करें, हमारा टेल और ये हेड, टेल हेड, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, देखो x2 y2 z2। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, x2 i कैप
प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अब यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। पहला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा बन सकता है, जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, वेक्टर पी क्यू। ये फर्स्ट हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी बन सकती है वेक्टर क्यू पी। तो पहली पॉसिबिलिटी वेक्टर पी क्यू एंड अनदर पॉसिबिलिटी है वेक्टर क्यू पी। अब दोनों में देखो क्या डिफरेंस है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे वेक्टर पी क्यू की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो पी होगा ये क्या होता है, ये होता है आपका टेल। क्योंकि किसी भी वेक्टर में या किसी भी पोजीशन वेक्टर में, जैसे हमने पोजीशन वेक्टर भी निकाला वेक्टर ओपी, तो जो फर्स्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, टेल होगा, और जो सेकंड होगा हमेशा क्या होगा, हेड होगा। तो वेक्टर ओपी में जो ओ है वो टेल है, और जो पी है वो क्या है, हेड है। और जो टेल होता है वहां से वेक्टर क्या होता है, शुरू होता है, मतलब वो उसका क्या होता है, इनिशियल पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट। और जो क्यू है, क्यू किसका काम करेगा, हेड का, और जो हेड है ये इसका क्या होगा, फाइनल पॉइंट होगा। तो हमेशा पहला जो किसी भी वेक्टर में, पोजीशन वेक्टर हो चाहे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो, जो पहला अल्फाबेट होता है वो टेल होता है, मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट। और जो दूसरा वेक्टर होता है, मतलब जो दूसरा पॉइंट होता है वो क्या होता है, हेड होता है, उसका फाइनल पॉइंट होता है। तो अगर मैं वेक्टर पी क्यू की बात करूं, तो इस डायग्राम में वेक्टर पी क्यू में जो टेल होगा, टेल किसके पास होगा, मतलब जो इनिशियल पॉइंट होगा किसके पास होगा, पी के पास होगा। और जो हेड होगा मतलब फाइनल पॉइंट होगा किसके पास होगा, क्यू के पास होगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो कुछ इस प्रकार से बनाया जाएगा, ये आपका टेल और ये आपका हेड। और इसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये पी से शुरू कर रहा है, तो पहला जो आपका क्या होगा, लेटर होगा वो पी होगा, और सेकंड लेटर क्या होगा, क्यू, और उस पर आप क्या करोगे, वेक्टर का नोटेशन लगा दोगे। सो वेक्टर पी क्यू हो गया। अगर मुझे यहाँ पे क्यू पी करना होता तो क्यू इसमें क्या होता बताओ, क्यू इसमें टेल होता, मतलब इनिशियल पॉइंट होता, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट होता। और पी क्या होता, पी यहाँ पे हेड होता, मतलब इसका ये फाइनल पॉइंट होता। फाइनल पॉइंट मतलब इसका एंडिंग पॉइंट होता। तो ठीक उल्टा बन जाता। उल्टा बनने का मतलब है पी यहाँ पे टेल था पी क्यू में, और क्यू हेड था। अगर मैं क्यू पी निकालता तो क्यू पी में क्या होता है, ये एरो ठीक उल्टा हो जाता, चेंज हो जाता। और एरो के चेंज होने से सिर्फ एक साइन का चेंज आ जाएगा। मतलब अगर मैं पी क्यू की बात करूं, अगर पी वेक्टर पी क्यू की वैल्यू सपोज इट 5i है, तो क्यू पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, -5i हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे उसे कि साइन चेंज हो जाएगा सिर्फ, और कुछ नहीं। ठीक है, तो फिलहाल क्या है, फिलहाल इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा और कौन सा उसका फाइनल पॉइंट होगा। ये इसलिए जरूरी था क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल रहे हैं। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो हमारा क्या है, फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला भी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले निकाला, कि आपको फाइनल में से इनिशियल माइनस करना है। तो यहाँ पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या निकाल रहे हैं, वेक्टर पी क्यू, वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल आएगा। अब देखो फाइनल, फाइनल कौन सा पॉइंट है बताओ, फाइनल पॉइंट हो जाएगा कौन सा, फाइनल पॉइंट होता है हमेशा कहाँ की तरफ, जो सेकंड अल्फाबेट होता है, सेकंड लेटर होता है। तो सेकंड लेटर क्या है, क्यू है, तो इसका मतलब क्यू में से क्या माइनस होगा, पी माइनस होगा। और क्यू जो था हमारा, क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या था, ओ क्यू, और माइनस क्या हो जाएगा, ओ पी। तो वेक्टर पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओ क्यू माइनस ओ पी। सपोज अगर मुझे क्यू पी निकालना होता, तो क्यू पी में क्या होता, जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या हो जाता हमारा, देखो इनिशियल पॉइंट क्यू हो जाता, और फाइनल पॉइंट हमारा क्या हो जाता, हेड हो जाता, मतलब पी क्या होता हमारा, फाइनल पॉइंट हो जाता। और फाइनल में से हमेशा इनिशियल माइनस करोगे, तो पी यहाँ पे क्या है, फाइनल पॉइंट है, क्यू क्या यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है, तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करना मतलब ओ पी माइनस ओ
क्यू। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला लिख सकते हो। चलिए अब इसको क्या करते हैं, इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन के थ्रू समझने से पहले क्या करते हैं, इसको आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी इच्छा है, अगर आप मैनिपुलेट करना चाहते हो मैनिपुलेट करके करिए जो भी हम करने जा रहे हैं, या फिर डायरेक्ट आप क्या करिए, डायरेक्ट इस बेसिक फार्मूला को यूज करके अपना आंसर लिख दीजिए। तो एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पर मैनिपुलेट कर ही लेते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। फिलहाल इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं, रफ कर देते हैं, बिठा देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें बेसिकली कैलकुलेट क्या करना है, वेक्टर पी क्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, वेक्टर पी क्यू, वेक्टर पी क्यू का मतलब है ओ क्यू माइनस ओ पी। सो ओ क्यू में से क्या करेंगे, ओ पी को माइनस कर देंगे। सो वेक्टर पी क्यू की अगर हम बात करते हैं, तो वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू की वैल्यू क्या है देखो, एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप, और ओपी की वैल्यू क्या है देखो, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। तो फाइनली इसको अगर सॉल्व करोगे तो एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप, माइनस साइन अंदर के साइन चेंज कर देगा, माइनस एक्स वन आई कैप माइनस वाई वन जे कैप माइनस जेड वन के कैप, क्योंकि सारे पॉजिटिव थे तो सारे नेगेटिव हो जाएंगे। फाइनली यहाँ से क्या करोगे, पी क्यू की वैल्यू लिखोगे, तो पी क्यू की वैल्यू क्या होगी देखो, आई आई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन, और आई क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, जे जे, तो प्लस क्या लिख सकते हैं हम इसको देखो, वाई टू माइनस वाई वन, जे कॉमन आ जाएगा, के, तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस जेड टू माइनस जेड वन, और के क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर पी क्यू। उसके बाद हम क्या बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे वेक्टर क्यू पी की। सो वेक्टर क्यू पी जो होगा हमारा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं, मतलब जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, एक्स टू माइनस एक्स वन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स वन माइनस एक्स टू। आप चाहें तो कैलकुलेट करके देख लेना इस फॉर्मूले की मदद से, सेम आंसर आने वाला है, सिर्फ मैं साइन चेंज कर रहा हूँ। और एज अ क्वेश्चन में भी हम समझेंगे कि डायरेक्ट साइन चेंज करके लिख देंगे। तो एक्स टू माइनस एक्स वन है, इसको क्या लिख दोगे, एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस आई कैप, प्लस वाई टू माइनस वाई वन है, इसको क्या लिख दोगे, वाई वन माइनस वाई टू जे कैप। ये क्या, जेड टू माइनस जेड वन है, इसको क्या लिख दोगे, जेड वन माइनस जेड टू के कैप। ये हो गया हमारा क्या, वेक्टर पी क्यू, और ये वेक्टर क्यू पी। अब इन दोनों ही वेक्टर में अगर हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, सो मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे देखो, वेक्टर पी क्यू का मॉड। अब जो वेक्टर पी क्यू का मॉड होगा वही मॉड होगा वेक्टर क्यू पी का, दोनों का ही मॉड क्या होगा, सेम होगा। सेम क्यों होगा, क्योंकि देखो ये भी लेंथ है, मतलब वेक्टर पी क्यू, सॉरी वेक्टर पी क्यू, वेक्टर पी क्यू में मैग्नीट्यूड क्या है, लेंथ है, और वेक्टर क्यू पी में क्या है, ये भी लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम की बात करें, ये हमारा डायग्राम बना था, ये पॉइंट पी था, ये पॉइंट क्यू था, तो देखो ये क्या आया था, आपका वेक्टर पी क्यू आया था। अब चाहे मैं वेक्टर पी क्यू की लेंथ की बात करूं या क्यू पी की लेंथ की बात करूं, दोनों ही लेंथ क्या होंगी, ये दोनों ही लेंथ बराबर होंगी, और लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे आप क्या पॉजिटिव और नेगेटिव का भी नहीं देख सकते, ऑलरेडी हम मॉड निकाल रहे हैं, मॉड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो याद रखना कि जब भी हम ऐसे दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे सेम पॉइंट के लिए, तो दोनों ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मॉड होगा, मतलब मैग्नीट्यूड होगा, वो इक्वल होगा, बिकॉज दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। और किसी भी वेक्टर की जो लेंथ होती है वो क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो चाहे पी क्यू निकालो और चाहे क्यू पी निकालो, तो चाहे इसका लेंथ निकालो चाहे इसका लेंथ निकालो, दोनों ही क्या है, बराबर है। ठीक है, फिलहाल ये समझाने के लिए था। तो आपको क्या ध्यान रखना है, दोनों का मॉड क्या होगा, इक्वल होगा। और दोनों का मॉड आप कुछ भी लिख सकते हो, या तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर लिखो, या एक्स वन माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर लिखो, आएगा क्या, दोनों का ही सेम नंबर, क्योंकि माइनस साइन स्क्वायर होते क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मन करे तो y1 माइनस y2 लिख दो, प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, मन करे तो क्या करो z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर लिख दो। पर ये सिर्फ मॉड में ध्यान रखना, मॉड में ये हो सकता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक काम और करते हैं, और वो क्या काम करते हैं, यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, यूनिट वेक्टर और वेक्टर पी क्यू, ये भी निकाल लेते हैं लगे हाथ, जब यहाँ तक आए हैं तो यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर पी क्यू क्या होगा, पी क्यू और उस पर क्या आ जाएगा, कैप हो जाएगा। तो पी क्यू कैप का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर पी क्यू, और वो क्या होता है बताओ, वो वेक्टर अपॉन उस वेक्टर का मॉड, मॉड ऑफ वेक्टर पी क्यू। वेक्टर ये रहा, सॉरी वेक्टर ये रहा, ये पूरा वेक्टर लिखोगे, अब लिखोगे तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ठीक है। और अपॉन उसका मॉड लिख दोगे, मॉड ये रहा, अगेन क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, चीजें ज्यादा आसान होगी। और जब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस में भी हम दोबारा इस चीज को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, हाँ ये पूछा काफी जगह जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, वेक्टर पी क्यू को, वेक्टर क्यू पी को, और मॉड ऑफ वेक्टर पी क्यू, मॉड ऑफ वेक्टर क्यू पी, और इसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो फिलहाल आप इसको क्या करो, नोट डाउन कर लो, ये सब आपकी कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए, सारे फॉर्मूलाज। अब देखो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो है P इज इक्वल टू 2,3,-1, और Q इज इक्वल टू है, Q इज इक्वल टू है 1, -2, -1, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है सबसे पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P एंड Q। सेकेंड आपको कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड, चलो मैग्नीट्यूड अलग से कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी क्यू एंड क्यू पी। तीसरा आपको कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चौथा आपको कैलकुलेट करना है यूनिट वेक्टर पी क्यू एंड क्यू पी का कैप, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे आपको क्या करना, पॉइंट पी गिवन है, पॉइंट क्यू गिवन है, और आपको टोटल 4 चीजें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इसको काफी ध्यान से देखना, क्योंकि काफी यूज होने वाला है ये आगे चल के आपका। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए की बात करते हैं, ठीक है। तो ए क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी क्या हो जाएगा, वेक्टर ओपी हो जाएगा। वेक्टर ओपी देखो, पी के कोऑर्डिनेट क्या है 2, तो 2i, 3 मतलब 3j, -1 मतलब -k, ये हो गया ओपी। फिर निकालोगे क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ क्यू, क्यू के कोऑर्डिनेट क्या 1, तो i1 -2 -2j -1 -k, तो ये आ गया आपका क्या, पोजीशन वेक्टर। सेकंड आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर पी क्यू एंड क्यू पी। अब देखो जब हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल रहे हैं पी क्यू, तो पी क्यू में पी क्या होगा, हमारा इनिशियल पॉइंट होगा, क्यू क्या होगा, हमारा फाइनल पॉइंट होगा। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या है, इसमें क्यू है, तो ओ क्यू को किससे माइनस करोगे, ओ पी से माइनस करोगे। तो जब ओ क्यू को ओ पी से माइनस करेंगे तो देखो क्या आएगा, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, पी क्यू का वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू कहाँ है, देखो ओ क्यू है आई कैप -2j -k कैप, सो -2j -k, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा हो गया ओ क्यू माइनस ओ पी, तो माइनस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे
माइनस ओपी, ओपी की वैल्यू क्या है देखो, 2i प्लस 3j माइनस के, सो 2i प्लस 3j, ठीक है, माइनस का क्या है के। तो वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा आपका क्या, आई माइनस 2j माइनस के, ठीक है। और ये माइनस क्या करेगा, अंदर के साइन चेंज कर देगा, तो माइनस 2i माइनस 3j और प्लस क्या हो जाएगा ये के। तो फाइनली अगर हम यहाँ बात करते हैं आई का, आई के साथ, तो क्या हो जाएगा, आई माइनस 2i कितना आ जाएगा, माइनस का आई। जे का, जे के साथ तो माइनस 2j माइनस 3j तो कितना आ जाएगा, माइनस 5j। के का, के साथ तो क्या हो जाएगा, माइनस के प्लस के, तो प्लस 0 का के। तो ये हो गया आपका पी क्यू, वेक्टर पी क्यू। तो वेक्टर पी क्यू कैलकुलेट हो गया। अब निकालना है क्यूपी, वेक्टर क्यूपी। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप फॉर्मूले की मदद ले लो। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो इसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा क्यू, और फाइनल पॉइंट होगा पी। तो फाइनल में से क्या करो, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो, पहला काम करके देखोगे, आपकी मर्जी है, सेम आंसर आना है। दूसरा क्या करोगे, दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जो वेक्टर पी क्यू होगा वो होगा माइनस वेक्टर क्यू पी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा। एक इधर की तरफ जा रहा था, दूसरा इधर की तरफ जा रहा था, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या बताया था हमने, इक्वल बताया था। तो डायरेक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, ये अपोजिट अपोजिट वेक्टर हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप या तो इससे करिए इसको सॉल्व, या इससे करिए। मैं इससे करूंगा क्योंकि ज़्यादा आसान है। तो अगर मुझे क्या कैलकुलेट करना है, वेक्टर पी क्यू कैलकुलेट करना है, तो माइनस, सॉरी, इसको थोड़ा सा से पी क्यू हो जाएगा, ठीक है, ठीक उल्टा। तो वेक्टर क्यू पी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर पी क्यू, ठीक है। तो मुझे ये फॉर्मूला ज्यादा आसान लग रहा है। तो इस फॉर्मूले को जब मैं पुट करूंगा तो वेक्टर पी क्यू हम निकाल चुके हैं। पी क्यू क्या है देखो, माइनस आई कैप माइनस 5j प्लस 0 कैप, 0 k कैप, ठीक है। माइनस साइन अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा, तो वेक्टर क्यू पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई प्लस 5j प्लस 0 के। अब 0 को प्लस लिखो माइनस लिखो, डिपेंड करता है आपके ऊपर, चलो माइनस ही लिख देते हैं, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है। और नहीं भी लिखोगे तब भी फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ इतना ही छोड़ दो, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया सेकंड पार्ट। पहला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा ये आया, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा ये आ गया। सो अब इसका तीसरा पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तीसरा पार्ट क्या है, शुरू के दो पार्ट सॉल्व हो गए हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो थर्ड पार्ट हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब वेक्टर पी क्यू का मोड, और ये क्या होगा आपका, वेक्टर क्यू पी के मोड के इक्वल होगा। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा आपका क्या, आई का कंपोनेंट। आई का कंपोनेंट देखो यहाँ पे कितना है, 1। फिलहाल मैं इसको फॉर्मूले में लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो जब भी आपको कोई भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिले, उसका आप मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो फाइनली अगर इसका मॉड मुझे निकालना है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स का कंपोनेंट, एक्स स्क्वायर मतलब आई का कंपोनेंट कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब जे का कंपोनेंट कितना है, 5, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस के का कंपोनेंट, के का कंपोनेंट कितना था, यहाँ पे 0 था, तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर मतलब के का कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर। 0 नहीं होगा तो नंबर रखोगे आप। तो फाइनली देखो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस 25 अंडर रूट 26। तो ये मॉड भी हो गया। और फाइनली चौथा पार्ट आपको क्या करना है, चौथा पार्ट निकालना है यूनिट वेक्टर और वेक्टर पी क्यू। सो यूनिट वेक्टर और वेक्टर पी क्यू क्या हो जाएगा बताओ। इसको एक काम करते हैं, यहाँ सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो चौथा हमें क्या निकालना है, मतलब फोर्थ पार्ट है इसका, यूनिट वेक्टर और वेक्टर पी क्यू। तो डी निकालना है पी क्यू कैप। सो पी क्यू कैप क्या हो जाएगा बताओ, पी क्यू कैप होगा वेक्टर पी क्यू अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर पी क्यू। तो वेक्टर पी क्यू कहाँ है, देखो वेक्टर पी क्यू ये रहा, कितना है, माइनस आई माइनस 5j प्लस 0 के, तो माइनस आई माइनस 5j प्लस 0 के अपॉन
मॉड ऑफ वेक्टर पी क्यू, मॉड ऑफ वेक्टर पी क्यू कितना देखो, √26, तो कितना आ जाएगा √26। फिर दूसरा क्या निकालना है इसी में देखो, क्यू पी कैप, क्यू पी कैप वो क्या होगा बताओ आपका, क्यू पी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ क्यू पी वेक्टर। वेक्टर क्यूपी की अगर हम बात करें तो वेक्टर क्यूपी देखो क्या है, आई प्लस 5j प्लस 0k, सो आई प्लस 5j प्लस 0k अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर क्यूपी कहाँ है, सेम है, दोनों का मॉड्यूलस क्या होगा, सेम होगा। जो मॉड्यूलस आपका क्यूपी का होगा वही मॉड्यूलस आपका क्यूपी, और जो मॉड्यूलस आपका पी क्यू का होगा वही मॉड्यूलस आपका क्यूपी का होगा। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो फाइनली यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, फाइनली यहाँ पे आ जाएगा √26। ये फॉर्मूला हमने यूनिट वेक्टर के फॉर्मूले से निकला, वेक्टर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट वेक्टर के तरफ स्विच करते हैं, और वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि है हमारा पैरेलल वेक्टर। अगला वेक्टर क्या है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में पैरेलल वेक्टर। तो ये छठा टाइप का वेक्टर हो गया पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल मतलब ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो क्या एक कंडीशन आएगी, वो कंडीशन क्या है, वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी, या ठीक उल्टा भी हो सकता है, वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए। पर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो लैम्डा है वो इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब लैम्डा की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 एंड सो। कभी भी लैम्डा की वैल्यू क्या होगा, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होगा। सो लैम्डा कांट बी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब 2/3 नॉट पॉसिबल, 3/2 नॉट पॉसिबल, 0.5 नॉट पॉसिबल, हमेशा इंटीजर की फॉर्म में होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर मैं लिखता हूं वेक्टर ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बहुत बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं, और वेक्टर बी लिखता हूं 2i प्लस 2j प्लस 2k, इसे बना देते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसे बना देते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और मैनिपुलेट करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही मैं 2 कॉमन लूंगा अंदर क्या बचेगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब देखो जो प्लस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो इक्वेशन फर्स्ट से इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, वेक्टर ए पुट कर सकता हूँ। तो इसकी जगह जब मैं जैसे ही वेक्टर ए पुट करूंगा तो वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 वेक्टर ए। और जब मैं इसको कंपेयर करवाऊंगा वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए से, जो कि ये रहा, तो फाइनली देखो क्या आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो क्योंकि लैम्डा यहाँ पे इंटीजर है, इसका मतलब ये दोनों ही वेक्टर क्या होंगे, दोनों ही वेक्टर पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बिकॉज, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिकॉज लैम्डा इज इंटीजर, हैंस वेक्टर ए पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल है, 2 लाइन बना दी, टू वेक्टर बी। तो वेक्टर ए वेक्टर बी के क्या होगा, पैरेलल होगा, वेक्टर बी वेक्टर ए के पैरेलल होगा, दोनों बात बोल सकते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आप इसको नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, अनदर एग्जांपल है वेक्टर ए इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के। बेसिक एग्जांपल्स ले रहे हैं, वेक्टर बी इक्वल टू 5i माइनस 5j प्लस 5k। तो वेक्टर बी को हम क्या करते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं, वेक्टर बी में 5 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, आई माइनस जे। एक काम करते हैं,
एक माइनस का भी ले लेते हैं, ठीक है, माइनस वाला भी क्लियर हो जाए आपको। ये हो जाएगा -5i प्लस 5j -5k, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेक्टर बी से -5 कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे हम -5 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, देखो प्लस का i माइनस का j, और ये -5 है तो क्या हो जाएगा प्लस का k। अगर -5 को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो यही आपको जो ऊपर लिखा है वो आपको मिलेगा, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, बस आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में -5 से डिवाइड कर देना है, तो आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को जब आप कंपेयर करवाओगे तो वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, -5। अब देखो यहाँ पर क्या है, i माइनस जे प्लस के, तो i माइनस जे प्लस के क्या है, इक्वेशन फर्स्ट से आप क्या लिख सकते हो, इसको वेक्टर ए लिख सकते हो। ये हमारा हो गया इक्वेशन थर्ड। और वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, लैम्डा वेक्टर ए होता है, ये रहा जो कि हमने लिखा है, और ये भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर देखो क्या होगा, वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए। तो यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फोर से कंपेयर करवाऊँ तो लैम्डा की वैल्यू क्या है, -5 है। अब देखो चाहे ये माइनस आया है, चाहे ये माइनस आया है, माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है कि अगर वेक्टर ए इधर की तरफ है तो वेक्टर बी इधर की तरफ है, सिर्फ डायरेक्शन की बात है। यहाँ पे माइनस साइन यहाँ पे डायरेक्शन शो करेगा, वेक्टर में मैंने स्टार्टिंग में कहा था माइनस साइन क्या करेगा, डायरेक्शन शो करेगा। तो यहाँ पे लैम्डा क्या है, लैम्डा अगेन इंटीजर है, माइनस सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो पूरे वेक्टर में माइनस का मतलब सिर्फ डायरेक्शन होगा और कुछ नहीं। तो लैम्डा क्या हो गया, इंटीजर हो गया। अब बिकॉज लैम्डा यहाँ पे इंटीजर है, सो हेंस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, पैरेलल वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो ये कंडीशन या फिर ये कंडीशन, दोनों में से कोई एक कंडीशन आप लगा लो। सो जो हमारा नेक्स्ट वेक्टर है वो है कोलिनियर वेक्टर। को लीनियर वेक्टर, कोलिनियर मतलब जो एक ही लाइन में लाई करे, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर जो वेक्टर्स है हमारे एक ही लाइन में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर ऑन सेम लाइन, ठीक है। हैंस वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्यों हुए, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, सेम लाइन में थे। अनदर एग्जांपल देखते हैं। अगर हम कहते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू है आई, वेक्टर बी इज इक्वल टू है 2i, और वेक्टर सी इज इक्वल टू है -3i। तो यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये जो तीनों वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये तीनों ही कौन से लाइन पे लाई कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे। तो वेक्टर ए भी कहाँ है, एक्स एक्सिस पे है। वेक्टर बी भी क्या है, कहाँ है, एक्स एक्सिस पे है। वेक्टर सी भी कहाँ है, देखो -3i मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, पर है तो कहाँ वो, है तो वो एक्स एक्सिस पे ही। तो हम कह सकते हैं कि ऑल आर ऑन सेम लाइन, हैंस वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोलिनियर। तो इस प्रकार से हम कोलिनियर वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। जो हमारा अगला वेक्टर है वो है कोप्लानर, कोप्लानर वेक्टर। सो कोप्लानर वेक्टर क्या होता है, जो सेम प्लेन में होता है, ऑन सेम प्लेन, नाम से ही पता चल रहा है। को मतलब कॉमन, इसमें भी को मतलब क्या था, कॉमन,
कॉमन लाइन, कॉमन प्लानर मतलब कॉमन प्लेन, तो कॉमन प्लेन में लाई कर रहा है। अब वो एरोप्लेन वाला प्लेन मत समझ लेना यहाँ पे, ठीक है। प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं यहाँ पे। जैसे हमारा वेक्टर ए है वो है आई प्लस जे, वेक्टर बी है -2i प्लस जे, वेक्टर सी है 3i माइनस जे, या फिर इसको ले लेते हैं -5j। अब अगर मैं बात करूं वेक्टर ए की, तो वेक्टर ए कौन से प्लेन में लाई कर रहा है, देखो आई का मतलब है एक्स, जे का मतलब है वाई, तो कौन से प्लेन में लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में। वेक्टर बी देखो अगेन आई का मतलब है एक्स और वाई का मतलब है जे, कौन से प्लेन में लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में। वेक्टर सी देखो आई का मतलब है एक्स और जे का मतलब है वाई, तो अगेन कौन से प्लेन में लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में। तो जैसे हमने आई और जे देखा, आई जे इसका मतलब तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो बिकॉज यहाँ पर क्या है, तीनों सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो क्या है यहाँ पे, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी ऑल आर ऑन सेम प्लेन। और वो सेम प्लेन क्या है, देखो एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन कैसे पता चला, क्योंकि इसमें सिर्फ एक्स कंपोनेंट है और वाई कंपोनेंट है, इसमें भी एक्स कंपोनेंट है वाई कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट है वाई कंपोनेंट है। तो अगर ये सेम प्लेन में लाई कर रहा है तो हैंस वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर को प्लानर, को प्लानर मतलब कॉमन प्लेन, तो कॉमन प्लेन में लाई कर रहा है, अगेन एरोप्लेन वाला प्लेन नहीं, ठीक है। प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, को प्लानर और को लीनियर वेक्टर हो गया। आज का हमारा लास्ट वेक्टर है वो है जीरोथ वेक्टर, और काफी इजी है, नाम से ही पता चल रहा है जीरोथ वेक्टर। तो जीरो वेक्टर, जीरो, और इसको नल वेक्टर भी बोलते हैं। तो जो जीरो वेक्टर होता है नाम से ही पता चल रहा है जीरो, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा। तो जीरो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा, हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो बस नल वेक्टर इतना ही है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज जो वेक्टर f1 है वो कितना है, 5i है, और जो वेक्टर f2 है वो कितना है, -i है। हमें कैलकुलेट करना है वेक्टर f, और वेक्टर f क्या है, वेक्टर f1 प्लस वेक्टर f2। सो वेक्टर f इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, वेक्टर f1 की जगह क्या आ जाएगा, i कैप, ठीक है, प्लस वेक्टर f2 की जगह क्या आ जाएगा, -i कैप, और ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और वेक्टर f इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो वेक्टर f इक्वल टू आ जाएगा 0, ठीक है। यूनिट भी दे देते हैं, न्यूटन, न्यूटन, तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है बताओ, मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ पे, 0 है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड 0 है तो कौन सा वेक्टर होगा, ये जीरो वेक्टर होगा, ठीक है। तो फिलहाल ये क्या था, फिलहाल ये टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात हो गई। जितने भी हमारे पॉसिबल टाइप्स के वेक्टर्स थे जो हमारे इंपॉर्टेंट थे, वो सारे पॉसिबल टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर्स के लॉ। कई सारे लॉस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उन पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम। फिलहाल क्या करते हैं, इस लेक्चर को आज यहीं फिनिश करते हैं। होमवर्क अभी आपके लिए कुछ नहीं है, होमवर्क आपको मिलेगा सेकंड या थर्ड लेक्चर के बाद, ठीक है। और जो भी हमारा क्या है टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको असाइनमेंट मतलब होमवर्क आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, और असाइनमेंट्स में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आप उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।